Hello everyone, I am Nehal Ahmad and this is SLIC Self Learning Intellectual Classes। मैं आप लोग को क्लास 11 का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। जो पहला चैप्टर मैं अभी पढ़ाऊंगा, जिस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, है ना। ये चैप्टर जो है मार्क्स से पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना इसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ना है कि क्या होता है साइंस, क्या होता है फिजिक्स। ठीक है, हमें ये मकसद पता चल जाता है कि हम फिजिक्स जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ें अगर हमारे अंदर अगर ये मकसद रहे कि क्यों हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें नॉलेज ग्रास्प करना बहुत आसान हो जाता है ना। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है, मैं इतना टॉपिक अभी कवर करूंगा जो ये पार्ट 1 है ना। तो पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि क्या होता है फिजिकल वर्ल्ड, इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर पढ़ाऊंगा कि साइंस क्या होता है, साइंस को कंट्रीब्यूशन देने के लिए कौन कौन से देश का ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, इसमें ये पढ़ाऊंगा कि साइंटिफिक मेथड्स क्या होता है, इसके स्टेप क्या हैं। फिर मैं ये बताऊंगा कि फिजिक्स क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स, है ना। फिर पांचवा में बताऊंगा कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करते हैं, है ना। तो पहला मेथड्स क्या है, यूनिफिकेशन, एंड दूसरा मेथड है रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो ये पार्ट 1 में इतना टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, और भी जो फिजिकल वर्ल्ड के और भी जितने भी टॉपिक हैं उसको मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा। अगर पार्ट 2 में भी कंप्लीट नहीं हो पाया तो पार्ट 3 में कंप्लीट करूंगा, है ना। क्या होता है फिजिकल वर्ल्ड, है ना। इसे आप देखिए, ये हमारा आँख है। आँख से हम क्या देखते हैं कि आपको देखने को मिल रहा है कि सन है, सन क्या हो पूरब से निकल रही है और पश्चिम में जाकर डूब जा रही है कि नहीं। आप फिर देखते हैं कि बरसात के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि रेनबो आप देखते हैं, जिसको बोलते हैं इंद्रधनुष। ठीक है, किससे हम देखते हैं, आँख से देखते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे क्या है, ये क्लाउड्स है। ठीक है, आप देखते हैं कि बादल से क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, यानी आसमान से बारिश होती है कि नहीं। तो ये भी हम किससे देखते हैं, आँख से देखते हैं, है कि नहीं। अब हम क्या होता है कि जो स्पीकर से जो वॉइस आती है, जो साउंड आती है, ठीक है, वो तेज है कि धीमा है, उसकी लाउडनेस कैसी है ना। वो कैसे पता करते हैं, ईयर से पता करते हैं। यानी हम ईयर से पता लगा सकते हैं कि इसका आवाज ज्यादा है कि कम है ना। ठीक है, तो ये स्पीकर ईयर से पता कर लेते हैं। अब पांचवा में क्या है, एक कंटेनर है, इसको मैंने गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद उसको मैं छोड़ दिया, ऐसे कहीं छोड़ दिया। अब उसके बाद हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो कंटेनर जो है ठंडा है कि गर्म है। तो हम किससे पता करते हैं, हाथ से पता करते हैं कि हाँ कंटेनर ठंडा है कि गर्म है। ठीक है, अब इससे क्या है कि कभी खुशबू आती है, कभी बदबू आती है। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये खाना, जैसे क्या होता है कि ये खाना में खुशबू आ रही है, कभी क्या होता है खाने में बदबू भी आती है। तो कैसे पता करते हैं, हम पता करते हैं नोज से, है ना, पता करते हैं नोज से। तो नोज से पता चल जाती है कि खुशबू है कि बदबू आ रही है नोज से। ठीक है, तो हम लोग किससे पता करते हैं, नोज से। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई खाना बिटर है, सावर है, सॉल्टी है, स्वीट है, हम कैसे पता करते हैं। तो हम पता करते हैं टंग से, हम अपने जबान से पता करते हैं कि क्या होता है खाना कैसा है ना। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो ये जो मैंने बताया, नोज, ईयर, है ना, टंग, आई, हैंड, ये सब क्या है, ये हमारे सेंसर है, किसके, ह्यूमन बॉडी के, जिससे हम क्या करते हैं, किसको सेंस करते हैं, जो फिनोमेना हो रहा है, जो चीज हो रही है उसको हम सेंस करते हैं। तो जिस चीज को हम सेंस कर रहे हैं, ठीक है, सेंसर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के द्वारा, उसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आउटसाइड आवर बॉडी व्हिच वी कैन सेंस बाय सेंसर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। यानी फिजिकल वर्ल्ड इसको बोलते हैं कि हम अपने जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो हमारे सेंसर है, जो 5 जो मैंने अभी बताया, ईयर, नोज, टंग, हैंड और ईयर, है ना, आई, तो ये हमारे सेंसर है।
इसके मदद से अगर हम जो चीजें, जो फिनोमेना, जो भी चीजें इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में हो रही है, ठीक है, उसको हम जो सेंस कर पा रहे हैं उसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। जैसे ये क्या है, सूरज निकला ईस्ट से और वेस्ट जाकर छिप गया, ये भी क्या है, हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। बारिश हो रही है, ये भी क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, रेनबो, इंद्रधनुष दिखा, ये भी क्या है, हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। अब जैसे खाना जो है सॉल्टी है, बिटर है, सावर, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड, है ना। अब स्पीकर से आवाज आ रही है, किस टाइप की आवाज है, तेज आवाज आ रही है, कम आवाज आ रही है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड, है ना। यानी जितने भी चीजें हो रही है इस यूनिवर्स में, जो भी चीजें हो रही है, ये क्या है, हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। साइंस, साइंस क्या होता है, ठीक है, तो साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ब साइंटिया मीनिंग टू नो। यानी साइंस किससे ओरिजिनेट हुआ है, लैटिन वर्ब साइंटिया से, इसका मतलब होता है जानना, है ना। अब साइंस किस संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, इसको विज्ञान बोलते हैं और विज्ञान बोलते हैं, और अरेबिक में क्या बोलते हैं, इल्म बोलते हैं, इसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। अब अर्ली सिविलाइजेशन में, ठीक है, इंडिया, इजिप्ट, ग्रीस और मेसोपोटामिया, है ना, मेसोपोटामिया, ठीक है, ये जो चार जो कंट्री हैं, साइंस को प्रोग्रेस करने के लिए, साइंस को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाय मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी मध्य 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड, यानी जितने भी संसार में जितने भी कंट्री हैं, ठीक है, उन्होंने साइंस को ग्रोथ करने के लिए अपना पूरा योगदान दिया था। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम मिल के काम करेंगे तो क्या होता है, कोई भी काम बहुत तेजी से होती है। तो उस सदी में क्या हुआ था, रैपिड ग्रोथ हुआ था उस सेंचुरी में, ठीक है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि साइंस जो है सिर्फ नॉलेज ही है? क्या साइंस क्या नॉलेज ही है? नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि साइंस सिर्फ नॉलेज ही है। साइंस होता है, साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट वेरियस नेचुरल फेनोमेना। यानी जो भी नेचर में जो भी हो रहा है ना, नेचर में जो चीजें हो रही है, जैसे सन जो है पूरब से निकल रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है, ठीक है, अर्थ जो है सन की चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, और उसके बाद बारिश हो रही है, ठीक है। अगर मैंने बॉल को ऊपर से नीचे फेंका, ठीक है, वो हो रही है, यानी हमारे नेचर में जो चीजें हो रही है, ठीक है, उस चीज को अगर हम नॉलेज ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें सिस्टमैटिक वे और ऑर्गेनाइज वे में नॉलेज को ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं साइंस। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, 4 साल 5 साल का बच्चा है, अगर हम उससे कहें कि बेटा देखो बोर्ड मास में ये करते हैं वो करते हैं, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। क्यों नहीं सीख पाएगा? क्योंकि बोर्ड मास सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि काउंटिंग के बारे में जानना जरूरी है, फिर ऑपरेशन के बारे में जानना जरूरी है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर ब्रैकेट, ये सब जानना जरूरी है। यानी सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, सबसे पहले आप काउंटिंग सीखिए, फिर ऑपरेशन में पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर इसके बाद ब्रैकेट सीखिए, तब उसके बाद आप बोर्ड मास सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम ऑपरेशन सीखें बाद में काउंटिंग सीखें, तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज वे में किसी चीज को ग्रहण करना, यानी नॉलेज को एकत्रित करना, उसको बोलते हैं साइंस, है ना। तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फेनोमेना, है ना। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड साइंस को डेवलप करने के लिए, साइंस को विकसित करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो जो स्टेप फॉलो करना पड़ता है साइंस को डेवलप करने के लिए, उसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, ठीक है। इसे यहाँ लिखा हुआ है, साइंस डेवलप थ्रू डिफरेंट स्टेप व्हिच इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, ठीक है। अब साइंस को डेवलप करने के लिए साइंटिफिक मेथड का जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है? पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट,
तीसरा है एनालिसिस पार्ट, एनालिसिस जिसका दो होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चौथा है मैथमेटिकल मॉडलिंग, पांचवा है प्रेडिक्शन एंड छठा है वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। ठीक है, ये होते हैं। अब इस चीज को हम समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे क्या होता है। ठीक है, जैसे पहला देखिए, पहले क्या हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि 100 मीटर हाइट, ये कितना हाइट है, 100 मीटर हाइट पे एक बिल्डिंग खड़ा है जिसमें एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, एक स्टोन गिरा रहा है और यहाँ पे एक बंदा है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो देख रहा है कि 100 मीटर हाइट पे ये जो स्टोन है, जब स्टोन ग्राउंड पे रीच कर रहा है, पहुंच रहा है, तो टाइम कितना लगा रहा है, 100 सेकेंड लगा रहा है। ठीक है, जिसका वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस पार्ट को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी ऑब्जर्वेशन करने का मतलब है कि हम जो चीज देखते हैं, जो चीज को ऑब्जर्व करते हैं, कि जैसे नदी से एक जगह से दूसरी जगह, नदी है एक जगह से दूसरी जगह शिप जा रही है, ठीक है, तो हम उसको देख रहे हैं। जैसे हवाई जहाज हुआ, चाहे जो भी चीजें हुआ, जैसे प्लैनेट्स एक जगह से दूसरे, एक तारा दूसरे तारा, एक तारा एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, ये क्या हमारा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। अब दूसरा आता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। क्या होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, यानी जो हमने ऑब्जर्वेशन किया उस चीज को हम कॉपी करेंगे, और कॉपी कहाँ करेंगे, लैब में। यानी हम लैब में उस चीज को एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे देखिए क्या होता है कि 100 मीटर हाइट तो बहुत ज्यादा है, इसको तो लैब में कर नहीं सकते 100 मीटर हाइट पे, कि 100 मीटर हाइट पे कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, छोटे लेवल पे क्या करेंगे कि 3 मीटर हाइट लेंगे और 2 मीटर हाइट लेंगे और लेंगे 4 मीटर, 4.5 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, यानी इतने हाइट लेंगे और उसको लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। लैब में एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, जैसे देखिए 3 मीटर हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और जब हम देख रहे हैं कि ये जो स्टोन है जब ग्राउंड पे जा रहा है, यानी कि नीचे जा रहा है, सरफेस पे जा रहा है, तो देख रहे हैं कि टाइम 30 सेकंड पे वो पहुंच रहा है। ठीक है, और उसका जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि 2 मीटर हाइट पे, यानी 2 मीटर, ऐसा कोई नहीं कि बिल्डिंग ही होगा, हम ऐसे करके फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 मीटर हाइट पे देख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो देख रहे हैं कि जब ये जो स्टोन है जब ग्राउंड पे पहुंच रहा है, ठीक है, तो वो कितना 20 सेकंड लगा रहा है, जिसका वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। और भी देख लेंगे, 6 मीटर पे देख लेंगे, 5 मीटर पे देख लेंगे, 1 मीटर पे देख लेंगे, 1.5 मीटर पे देख लेंगे। ठीक है, बहुत सारा हम लोग डेटा इकट्ठा कर लेंगे, जैसे मैंने डेटा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, उसके बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस किसको बोलते हैं, बोलते हैं कि ये जो स्टोन जो नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं, जैसे हम ऐसे छोड़ रहे हैं, ऐसे करके छोड़ रहे हैं, तो नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो उसके हम रूट कॉज पे जाएंगे कि क्या कारण है कि ये नीचे गिर रहा है। तो पता ये चला कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करती है ना, क्योंकि क्या है, अर्थ का जो मास है बहुत ज्यादा है और स्टोन का जो मास है बहुत कम है, इसलिए जो अर्थ जो है स्टोन पे जो मास लगा रही है वो ज्यादा लगा रही है, तो वो जो स्टोन पे वो जो फोर्स लगा रही है, वो जो अर्थ बहुत ज्यादा लगा रही है, ठीक है, तो उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि फोर्स से क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स से क्या प्रोड्यूस है, एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकला, ये हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे क्या हुआ कि जब हम अपर सरफेस पर रहेंगे, जब हम स्टोन मैंने रिलीज नहीं किया, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। जब v 0 है तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। क्यों होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसका जो होता है mgh, यानी हाइट अभी सबसे हाईएस्ट पे, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी, क्यों, वेलोसिटी बढ़ते जाता है ना, आगे पढ़ेंगे क्यों बढ़ता है, सब पता चल जाएगा आप लोग को। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वेलोसिटी बढ़ते जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते रहता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगा, हाइट घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटते जाता है। ठीक है, तो और आखिर में ग्राउंड पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे
एक्चुअली में जीरो तो नहीं होता है, लेकिन हम ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो मान लेते हैं, है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया, काइनेटिक एनर्जी आया, पोटेंशियल एनर्जी आया, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वांटिटी से आपको ये समझ में आ रहा है, ये चीज क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन कितना आया, काइनेटिक एनर्जी कितना आया, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, ठीक है, ठीक है। और हम एक्सेलरेशन जैसे हम आया कि 9.8 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी आया 50 जूल, पोटेंशियल एनर्जी आ गया 30 जूल, है ना। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब करेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब क्या होता है कि इसका एक इक्वेशन बनाएंगे कि हमने इतने हाइट पे इतना रिलीज किया तो इसका टाइम इतना होता होगा। ठीक है, यानी इसका हम इक्वेशन बनाएंगे। तो जब इक्वेशन बनाया कि v = u + gt, h = ut + ½ dt² और v² = u² + 2ga, यानी ये जो इक्वेशन है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू हमने जो जैसे h है, h = ut + ½ gt² है। ठीक है, मैंने क्या किया कि हाइट 3 मीटर ले लिया और u का वैल्यू 0 है, g का वैल्यू रख दिया और t निकाला, देखा कि t का वैल्यू 30 सेकंड है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस पे अप्लाई किया, इस पे किया कि हाइट का 2 मीटर रखा, g का u तो 0 है, t g का वैल्यू रख दिया 9.8 और जब t देखा तो 20 सेकंड आ गया। ठीक है, तो यानी हमने क्या किया कि बहुत सारा वैल्यू रख कर हमने फॉर्मूला बनाया, तो देखा कि ये फॉर्मूला सटीक आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आ गया, है ना, इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। जैसे मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है, फॉर्मूला जो बनाते हैं, है ना। अब आता है प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी, यानी हमें ये पता चल जाता है कि हम इतना हाइट से अगर हम स्टोन को रिलीज करेंगे तो इतना टाइम पे वो नीचे चल जाएगा। कैसे पता करेंगे, हम तुरंत इससे पता कर लेंगे, इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाता है, तो इसी को बोलते हैं प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। ठीक है, प्रेडिक्शन हम ये भी कर सकते हैं, जैसे देखिए क्या होता है कि सूर्य ग्रहण आज लगा, है ना, चाहे चंद्र ग्रहण आज लगा, तो हम ये प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करते हैं इसने और भी कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग की मदद से हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो अगला सूर्य ग्रहण जो आएगी वो 4 साल 2 महीना 3 दिन में आएगी। ठीक है, तो ऐसा हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किसकी मदद से, मैथमेटिकल मॉडलिंग के मदद से, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं प्रेडिक्शन। जैसे देखिए क्या होता है कि झरना से पानी नीचे गिर रहा है, यानी पहाड़ से पानी नीचे गिर रही है। ठीक है, तो हम इससे ये पता कर लेंगे कि उस जो ऊपर से जो पार्टिकल्स, जो वाटर का जो पार्टिकल्स है, जब वो नीचे गिरेगा तो कितना वेलोसिटी से नीचे गिरा और कितना टाइम वो नीचे पहुंचेगा, हम ये पता कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं प्रेडिक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेडिक्शन। ठीक है, अब लास्ट में आता है वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है, देखिए वेरिफिकेशन उसको बोलते हैं कि हमने जो पहले ऑब्जर्वेशन ये वाला किया था, सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन किया था, जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने जो बनाया, है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया, और जैसे हाइट 100 मीटर है, u 0 है, ठीक है, और देख रहे हैं कि इसमें जो मैंने 100 मीटर रखा, u का वैल्यू 0 रखा, g का वैल्यू 9.8 रखा और t का वैल्यू रखा, तो देखने को ये मिल रहा है कि जो मैंने ऑब्जर्वेशन जो वैल्यू है और वो कैलकुलेटेड वैल्यू से अगर बराबर आ जाता है तो ये क्या होता है, वेरीफाइड होता है, यानी इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ऑब्जर्व किया था 100 सेकंड पे ये स्टोन ग्राउंड पे रीच करेगा, ठीक है, लेकिन अब कैलकुलेट किया मैंने, जब मैंने वैल्यू को कैलकुलेट किया और वो भी कितना आ रहा है, 100 सेकंड आ रहा है, इसका मतलब हमने जो मैथमेटिकल मॉडलिंग जो बनाया, जो हमने फॉर्मूला बनाया वो सही है ना। तो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू अगर सेम नहीं आता है तो वो करेंगे क्या है, ये फॉल्सिफिकेशन। जैसे देखिए क्या है कि हमने ऑब्जर्व किया 100 सेकंड पे, 100 सेकंड पे क्या ये ग्राउंड पे रीच करेगा, है ना, ठीक है, लेकिन मैंने जब कैलकुलेट किया देखा वो कि 100 सेकंड ना करके 50 सेकंड पे ग्राउंड पे रीच करा, इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला बनाया वो क्या है, गलत है। इसी को बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन। यानी साइंस को डेवलप करने के लिए, यानी साइंटिफिक मेथड जो हम लगाते हैं, इस मेथड को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, अगर इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा साइंस डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये रहा साइंटिफिक मेथड। ओके, क्या है फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है।
फिजिक्स इज ए पार्ट ऑफ साइंस, यानी ये एक साइंस का पार्ट है। जैसे साइंस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री भी होते हैं, बायोलॉजी भी होते हैं, और भी सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये फिजिक्स क्या है, एक साइंस का पार्ट है। और द वर्ड्स फिजिक्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मीनिंग नेचर, यानी फिजिक्स जो वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है नेचर, यानी इसका मतलब होता है प्रकृति, ठीक है। इस संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी, यानी इसको संस्कृत में भौतिकी बोलते हैं, है ना। फिजिक्स इज, अब मेनली क्या है, फिजिक्स है क्या, फिजिक्स स्टडी बेसिक लॉज ऑफ नेचर, यानी जो भी चीजें इस यूनिवर्स में हो रही है, जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, उस चीज के लॉज को स्टडी करना, इसको बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ एक देखते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए कि एक मोटू सा दिख रहा है आपको ये मोटू दिख रहा है ना। तो मोटू क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, अचानक उससे क्या हो रहा है, स्टोन छूट जा रहा है, यानी अचानक स्टोन को उससे हाथों से रिलीज हो जा रही है। तो क्या हो रहा है कि हम सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि ये जो स्टोन है नीचे ही क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है, ठीक है। ऊपर भी तो जा सकता है कि नहीं, लेकिन नीचे ही क्यों जा रही है, ठीक है। तो बाद में इस पे स्टडी हुआ, ठीक है, इस पे स्टडी हुआ, पता चला कि ये जो चीजें हुआ किसके वजह से हुआ, किसके वजह से हुआ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो आखिर हमने इस चीज पे स्टडी किया, तो ये क्या है, यानी इसके लॉज पे स्टडी किया, ये क्यों हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिजिक्स। अब यहाँ एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, ठीक है। कभी देखते हैं कि मैग्नेट कभी अट्रैक्ट कर रही है, कभी क्या करती है, रिपल्सन क्रिएट करती है, यानी अट्रैक्शन कभी रिपल्सन, ठीक है। तो हम भी सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो हम बाद में इस पे हम लोग बहुत सारे स्टडी किए, तो पता ये चला कि जो मैग्नेट है वो एक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जब ये क्रिएट करेगी और ये भी क्रिएट करेगी, तो इसकी वजह से क्या होती है कि कभी रिपल्सन क्रिएट होता है, कभी अट्रैक्शन क्रिएट होती है। अट्रैक्शन कब क्रिएट होता है कि जब यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो, चाहे साउथ पोल चाहे नॉर्थ पोल हो, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन कब होगा, जब नॉर्थ और साउथ पोल आमने सामने हो, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर लाइक पोल रहेगा, ठीक है, नॉर्थ या साउथ तो उसमें रिपल्सन क्रिएट होगी, ठीक है। अगर नॉर्थ और साउथ नॉर्थ आपस में पास आएंगे तो उसमें अट्रैक्शन क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये इस पे जब हमने स्टडी किया तो पता ये चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन होती है ना। अब देखिए तीसरा एग्जांपल आप देख लें कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है जो बहुत पतला सा दिख रहा है। अब वो क्या हो रहा है, वो दौड़ना चाह रहा है ना, लेकिन ये जो सरफेस क्या है, स्मूथ है, यानी बहुत चिकना है ना। अब वो क्या हो रहा है, जा रहा है, धड़ाम से गिर जा रहा है ना, गिर जा रहा है। तो सोचने में बात है कि ये गिरा क्यों, लेकिन वही बच्चा रफ सरफेस कर रहा है, जिसे थोड़ा खुरदरा टाइप का है, चिकना नहीं है, ठीक है, रफ सरफेस है, और उस पर आसानी से चलने लग रहा है, ठीक है। तो हमने इस पे स्टडी किया तो पता चला कि एक फ्रिक्शन नाम का फोर्स होता है, उसके वजह से क्या हो रहा है, ये आराम से चल पा रहा है ना। तो यानी इसको स्टडी किए। अब एक चौथा एग्जांपल देख लें। चौथा एग्जांपल ये देख लें कि जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आर्किमिडीज साहब जो एक बार स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, है ना, तो उनको ऐसा लगा कि ऊपर की तरफ कोई उनको खींच रही है, ठीक है। तो उन्होंने पता लगा रहा है कि कोई एक फोर्स लगा रही है जो ऊपर की तरफ मुझे खींच रही है, यानी ये जो बंदा है वो इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, जिसको बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। यानी हमने इस पे स्टडी किया तो पता ये चला कि बॉयंसी फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ऊपर ये बंदा ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। यानी ये सब सारी चीजें जो फेनोमेना हो रही है, ठीक है, जो चीजें हो रही है उस पे स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। द रिपीटेशन ऑफ डे एंड नाइट, यानी आप देखते हैं कभी रात होती है कभी दिन होती है, ठीक है। द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है ना। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसी होती है, ठीक है, अगर हो रही है तो क्यों हो रही है।
इलेक्ट्रॉन का आप मोशन जानते ही हैं कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना। बरसात के दिनों में क्या होती है कि अक्सर देखने में मिलता है कि रेनबो निकलती है ना, रेनबो देखने को मिलती है। फिर क्या होता है कि रिवर का फ्लो होता है, कभी इस डायरेक्शन होती है, कभी इस डायरेक्शन होती है, कभी इस डायरेक्शन। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यानी ये सब सारी चीजें हैं, जैसे कभी सोलार इक्लिप्स होती है, कभी लूनार इक्लिप्स आती है ना। यानी कभी सोलार इक्लिप्स मतलब कि सूर्य ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण आती है, आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फिनोमेना है जो आपको देखने को मिलती है, वो कहाँ आपको पढ़ने को मिलेगी? थ्रस्ट इन फिजिक्स। इसका मतलब होता है मेथड टू स्टडी फिजिक्स। यानी इस फिजिक्स को स्टडी करने के लिए दो मेथड्स का यूज करते हैं। पहला मेथड है यूनिफिकेशन एंड दूसरा मेथड है रिडक्शनिज्म, है ना। अब यूनिफिकेशन क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। डेली की जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा फेनोमेना आपको देखने को मिलती है, डिफरेंट फेनोमेना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये फेनोमेना हो गया, है ना। जब हम स्टोन को ऐसे फेंकें तो देखते हैं कि वो ऊपर जाती है फिर नीचे चली आ जाती है, ठीक है, ये डिफरेंट फेनोमेना हो गया, है ना। उसके बाद मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये तीसरा टाइप का फेनोमेना हो गया। और जब रिवर जब फ्लो करती है तो हम देखते हैं कि वो हमेशा अपवर्ड से लेकर डाउनवर्ड तरफ जाती है, ये क्या है? ये चौथा फेनोमेना हो गया। यानी ऐसे ऐसे आपको डिफरेंट टाइप का फेनोमेना देखने को मिलती है। 50, 100, लाखों फेनोमेना ऐसे होते हैं, है ना। अब हमने क्या किया? हमने ये किया कि हर एक फेनोमेना पे मैंने अलग अलग लॉ लगा दिया, ठीक है, अलग अलग नियम कानून लगा दिया, अलग अलग कारण कॉज बता दिए कि ऐसे ऐसे होता होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है? इसकी वजह से क्या हुआ कि हर एक फेनोमेना पे अगर मैंने हर एक फेनोमेना पे हर एक लॉ बनाया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? मिसकंसेप्शन हो गया, इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा और उसको याद करना बहुत मुश्किल हो गया। तो फिजिक्स की दुनिया में क्या होता है? फिजिक्स क्या चाहती है कि फेनोमेना बहुत सारी हो लेकिन लॉ कम से कम हो या तो मिनिमम लॉ हो, है ना। तो उसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। यहां आप देख सकते हैं, इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फेनोमेना इन वन और मिनिमम कंसेप्ट एंड लॉज, है ना। यानी डिफरेंट फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक मिनिमम से मिनिमम लॉ होने चाहिए या सिंगल लॉ होने चाहिए, है ना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि स्टोन फॉलिंग टू द ग्राउंड, स्टोन जो है पत्थर नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी किसकी तरफ गिर रहा है? अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टोन के पास क्या है? मास है। अर्थ के पास भी क्या है? मास है। तो हम जानते हैं कि मास दोनों में क्या फोर्स लगता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है ना। यानी ये किसको फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो कर रहा है। अब जैसे ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है ना। अब ये सन जो अर्थ जो है इसको ऐसे चल रहा है तो इसको ऐसे चल जाना चाहिए था, ये ऐसे कैसे घूम जा रहा है? ये इसलिए घूम रहा है क्योंकि ये सन हमेशा क्या कर रहा है? इस पे फोर्स लगा रहा है। और वो फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका लॉ क्या बोला गया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला गया है ना। उसी तरह मून है, ठीक है। अब रिवर को देख रहे हैं, रिवर जो है क्या है? उसके पास भी मास है ना। अब वो क्या रहा है कि वो क्या किसके तरफ चला जा रहा है? जो अर्थ का जो सेंटर है उसके तरफ चला जा रहा है। तो वो क्या रहा है? जो अर्थ है वो क्या कर रहा है? रिवर पर फोर्स लगा रहा है ना। तो ये सब जो आपने डिफरेंट फेनोमेना आपको देखने को मिला वो सिर्फ एक लॉ पे एक्सप्लेन हो जा रहा है। और वो लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे इन दिस diagram we see that they all are different phenomena which can be explained on the basis of single law, that is law of gravitation. तो आप समझ गए यूनिफिकेशन क्या होता है। आप इसको फिजिक्स को स्टडी करने के लिए दो मेथड जानते हैं, एक होता है यूनिफिकेशन, एक होता है रिडक्शनिज्म। हम लोग यूनिफिकेशन समझ चुके हैं। अब दूसरा मेथड है रिडक्शनिज्म। होता है रिडक्शनिज्म, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं,
उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को छोटे छोटे प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं और उस चीज को अंडरस्टैंड करना, उस चीज को समझना बहुत आसान हो जाता है। इस मेथड को बोलते हैं रिडक्शनिज्म, है ना। यहाँ लिखा हुआ देखिए, व्हेन वी स्टडी कॉम्प्लेक्स सिस्टम देन वी ब्रेक देम इन अ स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और पार्ट्स सिस्टम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। आइए कुछ हम इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि वाटर रिजर्वायर है, अब पाइप के थ्रू ये पानी आ रहा है और ये क्या कर रहा है, टरबाइन पे हीट कर रहा है, और टरबाइन पे हीट करने के बाद ये क्या है, हमारा एसी जनरेटर है ना, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम कहें कि वाटर से हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर रिजर्व में रखा हुआ है, उससे हम कहेंगे कि अगर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिला है, यानी इसको इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, इस प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, है ना। कैसे, देखिए हम जानते हैं कि वाटर रिजर्वायर में है, तो यानी इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्यों, हाइट पे है, इसलिए इस प्रोसेस को हम समझ लिए कि हाँ इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। अब क्या होता है, इस पाइप के थ्रू हमको मुझे देखने को मिल रहा है कि ये क्या हो रहा है, इस ये जो वाटर है इसके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है, इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, ये हमारा जो टरबाइन का ब्लेड है ना, टरबाइन का ब्लेड है, ये क्या होता है, इस पे ब्लेड पे फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा टरबाइन घूमने लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो एसी जनरेटर का जो शाफ्ट है, जो इससे कनेक्शन है, जैसे ऐसे ऐसे हमारा ये क्या है, आर्मेचर है, ये हमारा शाफ्ट है, ऐसे, ठीक है। तो जब ये घूमेगा तो ये भी ऐसे घूमेगा, ऐसे साथ, है ना। तो ये जो हमारा शाफ्ट है, ये इसके साथ कनेक्शन है, जैसे देखिए ये जो है इसके साथ ऐसे कनेक्शन है, ठीक है। तो जब ये ऐसे घूमा तो ये क्या हो रहा है, ऐसे ये भी घूमना स्टार्ट करने लगा, है ना। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जो हमने प्रोसेस समझा है, काइनेटिक एनर्जी समझा हमने, इसने क्या किया, इस शाफ्ट को घुमा दिया, है ना। इस शाफ्ट को घुमाने की वजह से क्या हो रहा है कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से, और इसके घूमने की वजह से क्या हो रही है, हालांकि ये क्या है, हमारा आर्मेचर है, जिसमें क्या हो रहा है, वायर कनेक्शन लगा हुआ है पूरा यहाँ से, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ये हमारा ब्रश है दोनों, और ये हमारा कम्यूटेटर है ना। अब ये जब ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो जब ये ऐसे घूम रहा है तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, कौन, वायर कर रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो उसमें वेरिएशन हो रहा है, उस वेरिएशन की वजह से क्या होता है, हमारा फ्लक्स जनरेट होता है। अब फ्लक्स जनरेट होने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, यानी इस वायर में क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग एसी के फॉर्म में मुझे मिलने लगती है ना। तो हमने इस प्रोसेस को डिवाइड कर करके समझ लिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस जो हमने इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़े में प्रोसेस को बांट लिया और उसको उस पर हमने स्टडी किया, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रिडक्शनिज्म, है ना। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है, कन्वर्टिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ पावर हाउस, दिस इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यानी पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो वाटर जो है उस किसी हाइट पे है तो उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और वो कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इस चीज को समझना ये बहुत टफ है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, बट वी कैन अंडरस्टैंड बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर क्वांटिटी। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को बांट कर हम इसको समझ सकते हैं। जैसे क्या है, देखिए वाटर रिजर्वायर में है, इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, अब पाइप के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर जा रहा है, तो इसके पास क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी हुआ, अब ये क्या कर रहा है, ब्लेड पे हीट कर रहा है, हीट करने की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। तो हम ऐसे इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आया रिडक्शनिज्म, एक बार आप इसको नोट कर लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो में जो भी कमी हुई, ठीक है, उस कमी को आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट करें ताकि मैं जो अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें उस कमियों को दूर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।